ओके, गुड इवनिंग सभी को। बेसिकली आज का जो वीसी रखा है वो इसलिए है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ ऐसे राइटिंग। एंड आई वांट कि जो भी ऐसेज हम जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ आप जो अपनी तरफ से सबमिट कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहे, ठीक है। तो पहले तो आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द स्ट्रक्चर कि टाइम में कैसे करना है इसको। तो देखो, वीक में 6 दिन होते हैं, मंडे टू सैटरडे एंड देन संडे। जनरली हम अपनी वीसी संडे को रखते हैं, आज भी संडे ही है आई थिंक। तो क्या है कि एवरी ऑल्टरनेट डे आई विल गिव यू अ टॉपिक। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें मंडे के मॉर्निंग में एट 800 आवर्स, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे भी एक टॉपिक दूंगा ऐसे राइटिंग का। अगर तुम लोग को वो टॉपिक वेल वर्स्ड है, यू थिंक यू कैन राइट अ गुड इनफ ऐसे, तो यू राइट एन ऐसे ऑन दैट और उसका एक पीडीएफ बना के जो रिसोर्सेज वाला ग्रुप है उसमें डाल देना, ठीक है। एंड यू विल हैव अराउंड 24 आवर्स फॉर दैट। मतलब मंडे की मॉर्निंग को दिया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ट्यूसडे की मॉर्निंग तक पॉजिटिवली सबमिट कर दो उसको। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को उसको इवैल्यूएशन के लिए भी टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो जब आप 24 आवर्स में उसको सबमिट कर दोगे, और व्हाट यू कैन डू इज कि मतलब जब भी तुम इवैल्यूएट कर रहे हो, गिव मी 24 आवर्स टू इवैल्यूएट दैट। तुमने एक बार उसको अपलोड कर दिया है, मैं इवैल्यूएट करके जब मैं नेक्स्ट टॉपिक दूंगा वो इवैल्यूएटेड कॉपी भी सबकी कंपाइल करके एक सिंगल पीडीएफ में डाल दूंगा रिसोर्सेज ग्रुप में, सो दैट यू कैन रेफर योर ओन आंसर, बाकियों का आंसर, और वहां से तुम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो कि मैंने क्या अच्छा लिखा है, बाकियों ने क्या अच्छा लिखा है, मैंने क्या गलती की है, बाकियों ने क्या गलती की है, ऐसा दूसरे बंदे ने क्या किया जो अच्छे से किया था मेरे से एंड ही गॉट मोर मार्क्स, मेरे में कहाँ गलती हो रही है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैनी पीपल विल राइट गुड एसेस, मैनी पीपल विल राइट बैड एसेस, एंड लॉट ऑफ पीपल विल नॉट राइट एनी एसे एट ऑल। तो वहां दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि सबमिट तो करना ही है ऐसे, ये काम कभी मत करना कि ऐसे सबमिट नहीं किया तुमने, क्योंकि इनिशियली खराब लिखोगे बट टाइम के साथ तुम्हारा ऐसे राइटिंग इंप्रूव होता जाएगा। आई वॉन्ट कि वो कंसिस्टेंसी रहे, उसको टाइम दो। टाइम देने का मतलब 1 या 2 हफ्ता नहीं है, इट विल टेक 2, 2.5, 3 मंथ्स इवन, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे जैसे लिखते जाओगे इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग विद टाइम। तो ये काम करना है, हर अल्टरनेट डे पे एक टॉपिक, विद इन 24 आवर्स आई नीड योर आंसर्स। वो आंसर का पीडीएफ तुम अपलोड कर दो, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक दूंगा मैं उसके साथ तुम लोग की इवैल्यूएटेड कॉपी से अपलोड करूंगा। एंड जो 7th डे बचेगा, मतलब हफ्ते के 3 टॉपिक्स अभी हम कर रहे हैं, 7th डे पे एक वीसी रख के ऐसे ही वी विल डिस्कस दो टॉपिक्स एक साथ। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स क्वेरीज हैं कि सर मैं तो ये लिखा था बट ये तो आपने इतना मार्क्स दिया है, या फिर किसी को लगता है कि सर मैंने तो इतना अच्छा नहीं लिख पाया, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, क्या सोचूं मैं, मेरा तो पेन ही नहीं चल पाया। तो ये सब चीजें करना है, ये हम सारे काम संडे को करेंगे। बट इवन देन किसी को आउट ऑफ प्लेस जाके ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अपना डाउट रेजोल्यूशन अभी करना है, तो वही फील फ्री टू कॉल, मैं एड्रेस कर दूंगा। अब सवाल ये आता है कि जो आप लोग पीडीएफ अपलोड करते हो, एक तो पहले पीडीएफ फॉर्म में करना, फोटोज मत करो क्योंकि वो मैं फिर उसको कंपाइल नहीं कर पाऊंगा सिंगल फाइल में। और जो अपना अपलोड कर रहे हो, मैं भी जो टॉपिक्स देता हूँ ऐसे के, मैं उसमें क्लियरली ऐसे लिख के देता हूँ कि ऐसे टॉपिक 1 एंड देन आई गिव द हेडिंग। तो तुम लोग भी जो दे रहे हो ना, उसमें अपना नाम और ऐसे का टॉपिक डाल के दो मुझे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो ग्रुप में रहता है हमेशा के लिए, ठीक है, वो पीडीएफ रहेगी, सो लेटर ऑन इफ यू वांट टू रिवाइज तुम वहां पे जाके सर्च कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, उस फाइल का नेम बस अपना नाम और टॉपिक का नाम करके कर देना, ठीक है। सब लोग के लिए यही इंस्ट्रक्शन है, जब भी ऐसे का कॉपी अपलोड कर रहे हो पहले अपना नाम और फिर टॉपिक का नाम ऐसे करके करना। तो इजी होता है बाद में रिफर करने के लिए, सभी के लिए, मेरे लिए भी इजी है, तुम्हारे लिए भी इजी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हम अगले 2-2.5 मंथ्स तक करेंगे, सो दैट तुम लोग अभी इस पे फोकस मत करना कि 10 मिनट में लिखना है, 15-20 मिनट में लिखना है। जस्ट फोकस ऑन राइटिंग अ गुड इनफ ऐसे, चाहे कितना भी टाइम लगे, मे बी 2 घंटे लगे। मान लो मैं तुम्हें इनिशियली तो आई विल स्टार्ट विद पॉलिटी, पॉलिटी पे टॉपिक्स दे रहा हूँ, अभी स्टैटिक पोर्शन पे दूंगा टॉपिक्स। तो अगर मैं तुमको ऐसे राइटिंग दिया है, लेट अस से रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटी करके, नहीं आता है तो उसको रिवाइज करके ऐसे लिखना, सीधे लिखने मत बैठ जाना। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी हुई रिवाइज किया उनको लगता नहीं हम तो लिख लेंगे, तुम स्टार्ट कर देना, ठीक है। बट इनिशियली यू शुड फोकस मोर ऑन द टेक्निक, कि हाँ ठीक है, सर ने बताया था कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट करना है वो हमको तो
डेफिनेशन से, डेटा से, बैकग्राउंड से, इन सब चीजों से करना है, किस चीज का मैं यूज कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर इफ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटी, तो तुम्हें ऑब्वियसली सबसे बेस्ट क्या लगता है मुझे कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल कोट करो जहां पे बताया गया देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर, ऐसे वैसे करके। ठीक है, अब जब मेन बॉडी पे आओगे तो उसमें अब तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हें अपने, जो मैंने बताया कि पहले प्लानिंग करो। ठीक है, प्लानिंग वाले फेज में इसी ऐसे पे लिख रहे हो तो एक बार एम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लो कि अच्छा इसमें तो इतना सब कुछ दिया हुआ है, इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट लगता है। तो सबको पता है प्राइम मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि वो डिफैक्टो हेड है भाई पॉलिटी का। तो उस चीज को पहले लिखो कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं एक्चुअली तो वो प्राइम मिनिस्टर ही कैरी आउट करता है, भले ही हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, इस चीज को मेंशन करो। फिर ये मेंशन करो कि भाई हाँ कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने, कौन कौन से पोर्टफोलियोज ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, ग्राउंड में क्या हुआ है, और जो अभी करंटली एवोल्यूशन चल रहा है कुछ टाइम में, कि पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग फिगर्स होते थे प्राइम मिनिस्टर में, फिर एक एरा आया जब कोalition गवर्नमेंट आई, इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं रही है, फिर अभी तो मोदी ने तो चलो जो भी चल ही रहे हैं उनका कि भाई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ही वो सब चीजें। तो इस टाइप से जो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं इनको बस रफ नोट करके इनको सॉर्ट कर लेना पहले, तभी जाना मेन बॉडी लिखने। सीधे मेन बॉडी लिखोगे तो जैसे लास्ट टाइम आई थिंक सौरभ ने बोला था कि सर मैंने ऐसे तो लिख दिया बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में लिख रहा हूँ, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख रहा हूँ। ये इश्यूज तभी आते हैं जब आप बिना, यू स्टार्ट राइटिंग इन ऐसे विदाउट थिंकिंग इट थ्रू। हमेशा थिंक इट थ्रू, हमेशा क्या करना है तुम्हें, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो कि किस तरह से अप्रोच करना है। मतलब लेटर से कि मैं किसी को अगर ये बोलता हूँ कि, मतलब सौरभ से ही बोलता हूँ कि चलो तुम एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स डिस्क्राइब ऊपर से नीचे तक नेम करना शुरू करो, अगर वो रैंडम ऑर्डर में करेगा, मतलब पहले उसने बोल दिया एब्डोमेन, फिर उसने बोल दिया हैंड्स, फिर वो बोल रहा है हेड, फिर वो बोल रहा है फीट, तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट इट। बेस्ट तरीका क्या है कि या तो तुम टॉप से बॉटम स्टार्ट करो या बॉटम से टॉप स्टार्ट करो, और सीक्वेंस में बताते जाओ चीजों को जैसे वो आ रही हैं। तो मेक द होल मेंटल पिक्चर क्लियर टू योरसेल्फ, उसके बाद ही स्टार्ट करना, ऐसे लिखना। और फिर वही जैसे कंक्लूजन में मैंने बताया हुआ है, कंक्लूजन में यही बोला हुआ है कि भाई जो तुमने पूरा लिखा है अगर तुम उसको अच्छे से क्रिस्पली एक या दो लाइन में समराइज कर सकते हो, कुछ अच्छा बता सकते हो, वो कर देना। नहीं तो अगर इफ इट इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब वॉर्स पे है या फिर इकोनॉमी पे है, इन्फ्लेशन पे है, तो यू कैन गिव अ वे फॉरवर्ड कि इतना हम कर चुके हैं और ये और किया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। देखो ऐसे राइटिंग के बीच में कभी अपने सजेशन मत देने लग जाना। क्यों? बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग। अगर तुम मॉनेटरी पॉलिसी में लेटर से एक ऐसे आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन एन इम्पोर्टेंट टूल इन इन्फ्लेशन रेगुलेशन इन इंडिया, अब इसमें तुम अगर मेन बॉडी में सजेस्ट करने लग जाओगे कि भाई आरबीआई को पूरी तरह से ये कर देना चाहिए, उसके गवर्नर को तो एक इकोनॉमिस्ट ही होना चाहिए, बीच में सजेस्ट मत करो, बिकॉज द ऐसे इज नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड बी डन टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव। ऐसे इज अबाउट कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल रहा है, तो उस पर बात करो। वे फॉरवर्ड हमेशा कंक्लूजन में लिखना अनलेस इट इज आस्क्ड स्पेसिफिकली इन द टॉपिक इटसेल्फ, बीच में सजेस्ट मत करने लग जाना। तो अगर तुम प्राइम मिनिस्टर वाले ऐसे में वे फॉरवर्ड दे पाओगे तो क्या ही दे पाओगे। ठीक है, तो उसके कंक्लूजन में ये लिख देना कि ठीक है भाई जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पावरफुल है और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने काफी मतलब एलिगेंटली और काफी एफिशिएंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल किया है। तो बस ऐसी कुछ अच्छा से बात लिख के कंक्लूड कर सकते हो अपना आंसर। हर ऐसे के साथ यही अप्रोच रखना आपने फॉर द नेक्स्ट 1.5 2.5 मंथ्स के लिए, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा ऐसे राइटिंग इंप्रूव होता जाएगा। डू नॉट ट्रीट इट एज अ मेयर फिर फॉर्मेलिटी की सर ने टॉपिक दिया तो मुझे ऐसे लिख के दे ही देना है। ठीक है, उसको हमेशा एक रिलीजियस प्रोसेस को फॉलो करना, मुझे आता है तो मैं लिख दूंगा, नहीं आता है तो मैं रिवाइज करूंगा, इट विल हेल्प यू इन रिविजन एज वेल। और जो थोड़े बहुत हाफ बेक्ड आइडियाज एंड फॉर्मेशन होते हैं तुम्हारे दिमाग में, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन सा आर्टिकल है, कौन बताएगा? यस और बताओ। सर आर्टिकल 74 75 75 चलो क्लियर करो अभी, वो मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल, मुझे तो नहीं याद है। फिर 74 है। 74 एग्जैक्टली तो पॉइंट क्या है, जब ऐसे लिख रहे होगे ना तो इन सब चीजों का रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। प्लस ये बताओ मुझे, जब वो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स आए थे तब कौन था प्राइम मिनिस्टर?
सर नरसिम्हा राव। उस टाइम शायद नरसिम्हा राव थे। एलपीजी रिफॉर्म्स। नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, इन सब चीजों का रिवीजन होता जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेस्ट किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हुए थे पहली बार? अटल न्यूक्लियर बिहारी एक्सप्लोजन। वाजपेयी। सर इंदिरा गांधी। सौरभ सही कह रहा है। देखो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पहले हो गया था, बट हमारे पास रॉकेट नहीं था कि वो बॉम्ब बैठाएंगे किस पे। अटल बिहारी के टाइम पे वो रॉकेट बनाया था कि रॉकेट में बॉम्ब बैठा के फोड़ देंगे। ये है पॉइंट पूरा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स तुम ऐसे में यूज करोगे कि भाई एक्सटर्नल सैंक्शंस के थ्रेट के बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट किए, ये किया वो किया, तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे तुम्हें उसके बारे में लिखना पड़ेगा ये सब चीजें। तो पॉइंट ये कि जब भी ऐसे लिख रहे हो ये सारे निटिग्रिटीज रिवाइज कर लेना, जहां पे तुम्हें लगता है मुझे क्लियर नहीं है, मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर टू योरसेल्फ। जरूरी नहीं है कि जो मैं ऐसे बताऊं वो एग्जाम में आ जाएगा, मैं कभी क्लेम नहीं करता भाई ऐसा होगा। बट पॉइंट क्या है कि जब तुम इतने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे इतनी बार रिवीजन करके ऐसे लिखोगे ना, यू विल बी रेडी टू फेस एनी टॉपिक। 6 में से 4 पे ऐसे लिखना है, तो इतना तो आई कैन इंश्योर कि मतलब ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स तो या तो मैं दे दूंगा, या तो तुम लोग खुद से जितना तुम लोग ब्रॉडवे से तैयारी कर रहे हो उसमें तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है। और बी क्लियर ऑन वन थिंग, 10,000 टॉपिक्स पे ऐसे लिखे जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो तुम्हें बेसिकली यू जस्ट नीड टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी कि गिवन दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ सम सब्जेक्ट मैटर, इफ यू आर गिवन टू restrict yourself to a clear line of thought, you should be able to express your ideas in 300 words. ये कैपेबिलिटी तुमको डेवलप करनी है, ठीक है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम पे यू कैन राइट अ 300 वर्ड्स ऑल्सो, यू कैन ऐसे ऑल्सो, एंड यू कैन राइट अ 3,000 वर्ड्स ऐसे ऑल्सो। अपने आप को कैसे बस उस डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करो कि जो एकदम स्पेसिफिक है उस पे लिख पाओ। जैसे आई वांट समवन टू रिवाइज कि मैंने क्या क्या बताया ऐसे राइटिंग में क्या जरूरी होता है ध्यान लिखते टाइम, कौन बताएगा? आई जस्ट वांट समवन टू समराइज एंड जल्दी से बताए वो। नहीं सौरभ नहीं बताएगा। आई वांट सम अनयूजुअल सस्पेक्ट, कौन है अभी? हर्षल तुम बताना। सर मैंने भी इसे अटेंड नहीं किया था। लास्ट ईयर तो किया था। हाँ सर, लास्ट ईयर का बता सकता हूँ बताओ भाई। कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन ये 3 फॉर्मेट में होना चाहिए। नहीं भाई तुम रहने दो। वीसी अटेंड, हाँ एक सेकंड, वीसी अटेंड नहीं किया था तो वीसी अपलोड तो किया था मैंने, वो क्यों नहीं देखा है तुमने अभी तक? इसका क्या रीजन है? सॉरी सर, देख नहीं सॉरी नहीं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अपॉलजी ना, आई एम आस्किंग व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है ये बताओ मुझे। क्या भाई कुछ तो बोल दे। कुछ नहीं है सर रीजन, बस वो कर देखूंगा में रह गया। मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड रीजन है, मतलब आई वांट रीजंस अपार्ट फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, कि क्यों नहीं देखा है, पता नहीं जो भी है भाई, कौन बताएगा? हाँ नहीं तुम बताना क्या क्या पॉइंट्स बताए थे मैंने ऐसे लिखते टाइम। स्ट्रक्चर होना चाहिए सर, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए सर, सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए सर, रेलेवेंस होना चाहिए और बैकग्राउंड होना चाहिए टॉपिक का अच्छे से पता। मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर कीवर्ड्स दिए थे। पहला आता है तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, रेलेवेंस। अगर तुम्हारी ये 4 चीजें परफेक्ट हैं किसी की भी, तो आई कैन गारंटी कि तुम ऑलरेडी यू आर अहेड ऑफ 95% ऑफ द पीपल। तो जब भी खुद ऐसे लिख रहे हो हमेशा खुद से पूछो कि क्या स्ट्रक्चर सही जा रहा है मेरा, जो चीज पहले आनी चाहिए क्या वो मैं पहले लिख रहा हूँ। सेकंड इज योर सेंटेंस फॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं है कि मैं बस कुछ भी जो मन में आया लिख रहा हूँ, प्रॉपर सेंटेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं। थर्ड इज योर ग्रामर, भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉमा, अपोस्ट्रोफ, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। एंड फोर्थ इज योर रेलेवेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलेवेंस, क्योंकि वही जो मैं चीज बता रहा था, तुम किसी भी चीज पे कितना भी लिख सकते हो बट रेस्ट्रिक्ट करो खुद को, जो रेलेवेंट है बस वही लिखना। तो अभी मुझे ये बताओ सबको ये क्लियर हुआ क्या कि किस फॉर्मेट में हमारा ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस चलेगा एंड तुम लोग को कैसे अपलोड वगैरह करना है, ये सब सबकी समझ में आ गया? किसी को डाउट है अभी पूछ लो। ठीक है ओके। और जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो सबको पता चल गए कि किस पे स्कोरिंग होती है। ये पीछे से नॉइस किसको किसको आ रहा है?
बस वही चुनाव होने ना, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरा। अब इसके बाद अब ऑनेस्टली मुझको ये बताओ किसका किसका पॉलिटी अभी भी पेंडिंग है, किसका किसका भी खत्म नहीं हुआ है, अपना हैंड रेस करना। भाई काफी लोग हैं यार पेंडिंग है जिनका, चलो मतलब अपार्ट फ्रॉम दोस्त जिन्होंने नया ज्वाइन किया था उनसे तो आई डोंट हैव एनी कॉम्स, बट भाई पुराने लोग, तुम लोग का पॉलिटी क्यों नहीं खत्म हो रहा है अभी तक? भाई सौरभ तुम्हारा कहाँ फंसा हुआ है मामला अभी पॉलिटी में? सर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बची है और प्रेसिडेंट और गवर्नर, बस ये 4-5 टॉपिक्स बचे हैं, तो 2-3 दिन लगेंगे इनको। तो 2-3 दिन क्यों लग रहे हैं भाई, खत्म कर देना चाहिए था अभी तक। सर वो हाँ वो करंट अफेयर्स इतने ज्यादा विजन के भी हो जा रहे हैं, और आपसे ये भी अभी बोलना था कि वो जो हाँ प्रतियोगिता दर्पण वाली है उसको, मतलब जो सितंबर अक्टूबर वाली, उसको भी रिडैक्ट करके अगर आप भेज देते, क्योंकि उसमें भी तो 100 से बोला ज्यादा करो ना, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। 2 महीने हाँ का मैंने वही, खुद अभी डाला है, 1 महीने का तुमने बोल दिया, बाकी किसी को मतलब ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, तो मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है भाई, जब नहीं करो तो मैं क्यों करूंगा। फिर वो आज मैं बोलने वाला था, क्योंकि फिर वो सितंबर वाली विजन हो गई, अक्टूबर वाली उठाया हूँ, और लग रहा है सितंबर वाली भूल चुका हूँ कुछ फिर उसको इस पे भी रिवाइज मुझको करना। बात करनी थी बेसिकली, आज सामिक से बात हो रही थी, उससे उसका मैं बताऊंगा लास्ट में कहानी एक, ठीक है। बट पॉइंट ये कि पॉलिटिक्स खत्म कर दो भाई, ठीक है। हर्ष तुम बताओ तुम्हारा क्यों रुका हुआ है मामला? सर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी चल रही है सर, पॉलिटी आधी हो गई है, 15 तक हो जाएगी, मतलब 10 तक मैं कंप्लीट कर तुम्हारा लूंगा। इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि तुमने मैथ्स पहले शुरू कर दी थी, ठीक है, मैथ्स और मैं हिस्ट्री बताता है हूँ, सर। जो कि बहुत बड़ी गलती है। चलो उस पर तो हम देखते हैं। अजूमा तुम बताओ तुम्हारा क्यों पॉलिटी पेंडिंग, अपार्ट फ्रॉम जो भी चल रहा है कुछ? सर मेरा मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन मैं एसएसबी के लिए चली गई थी, एंड उससे पहले एसएसबी की प्रिपरेशन में लग गई थी, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग तभी से चल रहा है। ठीक है, बट देखो जिसका भी कुछ भी पोर्शन पेंडिंग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब खत्म कर लो जल्दी से। ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, ये 3 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री भी बड़ा है। एक बार तुम्हारे ये 3-4 सब्जेक्ट खत्म हो गए ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा एंड प्रिपरेशन अपने आप स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट खत्म कर लेना। अब बात है इसकी सौरभ की, जो ये कह रहा था बेसिकली आज एक, मतलब एक मेंबर से क्या बात होती है, वो ये कह रहा था कि सर जब मैं नया पढ़ता हूँ, पता नहीं सबको ये पेरिनियल प्रॉब्लम है कि सर जब मैं नया पढ़ता हूँ मुझे लगता है पुराना भूल जाता हूँ, फिर मैं पुराना रिवाइज करने लगता हूँ। मतलब वो ये कह रहा था कि सर मैंने पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद मैंने इकोनॉमी उठाई, अब सर जब मैं इकोनॉमी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है पॉलिटी भूल रहा हूँ, तो मैं पॉलिटी रिवाइज करने लग जाता हूँ, तो इसी की वजह से मेरी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। बट सभी को मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ, देखो सब कुछ हर टाइम पे याद नहीं रहेगा, तुम लोग को बेसिकली ऐसा कुछ टारगेट करना पड़ेगा। ऐसा क्या टारगेट, ही तो नेचुरल प्रोसेस है कि तुमने जैसे मानो पॉलिटी अभी पढ़ ली, मैंने सब्जेक्ट खत्म करने का क्या तरीका बताया कि तुम उसको एक रीडिंग कर लो जिसमें तुम चीजें समझ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ो। सेकेंड रीडिंग थोड़ा सा तेज करो जिसमें चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हो, अंडरलाइन हाईलाइट ये सब कर रहे हो। 2 रीडिंग कर ली है तुमने, एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया है। नाउ यू आर इन अ वे, इन अ ओके पोजिशन टू अटेम्प्ट पीवाईक्यूज। तुम्हें कॉन्फिडेंट लग रहा है, तुम पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने लग जाओ। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है तो एक रिवीजन और कर सकते हो, बट वो जरूरी नहीं है तुमने पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने लग गए चीजें क्योंकि तुमने याद की हुई हैं। जो पीवाईक्यूज होते जा रहे हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, तुम्हें क्लैरिटी है। जहां पे तुम्हें लग रहा है मुझे क्लैरिटी नहीं है, वो पोर्शन दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। जब ऐसा काम कर लोगे, ट्रीट दैट सब्जेक्ट एज फिनिश्ड। अब उसको मत उठाओ दोबारा ना, ठीक है। अदरवाइज क्या है, तुमने मान लो इस अप्रोच के साथ कि मैं बीच में रिवाइज करता हूं, तुमने पॉलिटी रिवाइज कर ली, फिर तुमने इकोनॉमी शुरू की, इकोनॉमी करते करते तुम पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, फिर इकोनॉमी के बाद तुमने हिस्ट्री स्टार्ट की। अब तुम क्या हिस्ट्री कर रहे हो तो क्या पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों रिवाइज करते रहोगे? भाई नहीं कर पाओगे, इट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो जो मैंने तरीका बताया वैसे अप्रोच कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट को रीडिंग, मेमोराइजेशन, रिवीजन, पीवाईक्यूज करके ट्रीट दैट सब्जेक्ट एज फिनिश्ड। अब जब तुम्हारा मॉक टेस्ट आने वाला है तब तुम उस सब्जेक्ट को पढ़ो दोबारा उठा के कि ठीक है इसको मुझे रिवाइज करना है, मैं इसको डेली 2-3 घंटे दूंगा एंड दिस सब्जेक्ट शुड बी रिवाइज्ड इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो 2 वीक में वो सब्जेक्ट रिवाइज करो डेली 1-1.5-2 घंटे देके। जैसे मैंने बोला हुआ है कि पॉलिटी का मॉक टेस्ट लूंगा मैं इन द 3rd वीक, ठीक है, डेट बता दूंगा। तो अभी से डेली उस पॉलिटी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। होगा क्या कि अभी तुम्हें टाइम लग रहा है, बजट तुम मॉक टेस्ट दे लोगे, तुम्हारा एक बार क्लियर रिवीजन हो चुका है, नेक्स्ट रिवीजन में तुम्हें और कम टाइम लगेगा। एंड एग्जाम के पहले आइडियली ये सिचुएशन होनी चाहिए कि तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, विच इज पॉसिबल, और ये काम हो जाता है। तो दिस इज योर टारगेट।
तो ये कभी देखो ट्राई मत करो कि सब कुछ याद हो जाएगा, तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो, दैट इज मतलब एक ये मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है कि तुम भूल रहे हो, भूलते नहीं हो, इट इज जस्ट नॉट इन योर इमीडिएट कॉन्शियस मेमोरी, वो तुमने पढ़ा हुआ है, तुमको याद है, जब तुम ऑप्शंस देखोगे वो चीजें याद आती हैं, इसीलिए मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज में तो अब किसी को कोई इशू या क्लैरिटी और तो नहीं चाहिए ना कि कैसे रिटेन करना है। बार बार बता रहा हूँ, रिटेंशन विल कम विद रिपीटिशन, जितना रिपीट करोगे उतना ही रिटेंशन अच्छा होता जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस सब्जेक्ट को लेके मैं 6 महीने तक बैठा रहूंगा बस इसी को पढ़ता रहूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड, तो वो गलती मत करो, ठीक है। अभी से अपनी हैबिट चेंज कर लो। और जिसको भी ये कंफ्यूजन था कि भाई मुझे सब्जेक्ट कब अगला स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, तो दिस इज अ क्लियर गाइडलाइन फॉर यू कि रीडिंग, उसके बाद लर्निंग, तुमने याद किया, उसके बाद रिवीजन, पीवाईक्यूज एंड डन। उसके बाद मत पढ़ने लग जाए उसको फिर से उठा के कि ज्योग्राफी पढ़े थे, बीच में आया दिमाग में, अरे यार वो तो याद ही नहीं है, प्रेसिडेंट के चैप्टर में क्या दिया था, तुम पॉलिटी पढ़ने लग जा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो अभी बेसिकली न्यू ईयर के बाद अपना पहला वीसी था, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन भाई। आई होप कि सबने रेजोल्यूशन वगैरह बनाए होंगे, बना ली रेजोल्यूशन सबने, किसी के बचे हुए हैं, कुछ तो किया होगा किसी ने, हैंड रेस करो जिसने बनाए हैं कि इस साल मुझको ये करना है। ऐसे कितने लोग हैं? एक हनी ने हैंड रेस किया है, बस हनी नहीं बनाए, अरुणिमा, सूरज, रानिका, ठीक है, काफी लोग हैं। अच्छी बात है कि रेजोल्यूशन बना रहे हो, एंड ऑलमोस्ट सभी के रेजोल्यूशन होगा कि भाई इस साल मुझे सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो आई वांट कि यू शुड बी सक्सेसफुल इन योर रेजोल्यूशन, बट उसके लिए केवल हार्डवर्क ही एक तरीका है, ठीक है। ऐसा कोशिश मत करना, डू नॉट ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरी वर्ड, नहीं मिल पाएगा तुम्हें हर चीज का बेस्ट। सो यू शुड जस्ट फोकस ऑन द वन थिंग दैट यू कैन डू, एंड दैट इज योर हार्डवर्क, ठीक है। डेडिकेटेड रहो, फोकस रहो पूरे साल। अगस्त में तुम्हारा एग्जाम होना है, बट अगस्त के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू पीपल विल अपीयर इन मैनी एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि तब तक तुम्हारा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव में तुम्हारा ग्रिप आ जाएगा लिख के एसेस, और बाकी जो हम अनसीन कॉम्प्रिहेंशन ये सब तैयार करेंगे उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो भी अच्छे एग्जाम लगते हैं उसमें अपियर करना स्टार्ट कर देना, बट मेक इट अ टारगेट कि रिटन क्लियर हो जाए तुम्हारा सीएपीएफ का इस साल, ठीक है। तो उसका वी आर स्टार्टिंग विद राइट नाउ। अभी तक तुम लोग का जो फेज चल रहा था दैट वाज ऑफ जस्ट लर्निंग का फेज था, वो इट वॉजेंट योर प्रैक्टिकल फेज, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट योर लर्निंग, बट अभी से डेमोन्स्ट्रेशन वाला फेज आने वाला है, लिखोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो वैसे ही इसको कैरी आउट करना है आगे। अभी तक जितना सिंसियर थे, सीरियस थे, मतलब उसको डबल कर देना अभी से, ठीक है। और जिस किसी को भी ऐसा कोई पर्सनल इशू आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, प्रिपरेशन में ब्रेक हो रहा है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक, नॉट एवरीवन विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है। इस पे तो क्लियर रहो, सिलेक्शन रेट इज लेस देन 1%, तो सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, बट आई वांट कि भाई एटलीस्ट जो सिलेक्ट हो रहे हैं भाई हमारे फैमिली से, हमारे ग्रुप से तो ज्यादा लोग हो जाएं, एंड यू पीपल कैन गॉज इट फॉर योरसेल्फ कि भाई ग्रुप में अराउंड 60 लोग हैं और कितने लोग वीसी अटेंड करते हैं, कितने लोग रेगुलर रहते हैं। दैट इज अ क्लियर मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट इज प्रिवेलिंग। तो तुम्हें इस लेवल के ऊपर ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत तैयारी के साथ आएंगे, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, यू कैन ओनली बीट देम विद योर हार्ड वर्क, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लो, बिकॉज इस वीसी के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि या फिर आई विल गिव अ टॉपिक टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज आई वांट कि वो साइकिल स्टार्ट हो जाए मंडे वाली, ठीक है। तो मंडे मॉर्निंग को आई विल गिव यू अ टॉपिक, विद इन 24 आवर्स अपने आंसर सबमिट कर देना। आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट दिस टाइम। सौरभ से पूछ सकते हो, लास्ट ईयर भाई मैंने सबकी कॉपीज चेक की थी A to Z, लोग 2-2 महीने पुराने एसेस लिख के देते थे एंड मैं इवेल्युएट कर देता, बट इस टाइम आई विल नॉट इवेल्युएट दोस कॉपीज, बिकॉज ये डिसिप्लिन तो यू विल नीड टू इम्बाइब इन योरसेल्फ कि नहीं, डिसिप्लिन रहना है। विद इन 24 आवर्स गिव मी अ हाफ बेक्ड आंसर, आई विल बी ओके विद दैट, बट नॉट आफ्टर 24 आवर्स। मैं नहीं करूंगा इवेल्युएट वॉट एवर हैपेंस, ठीक है। तो अभी मुझको ये बताओ कि किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो अभी पूछ लो मुझसे। यस रानिका बताओ। हेलो सर। सर मेरा डाउट था कि ऐसे में मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो इंग्लिश का कुछ कोड्स या फिर कुछ वर्ड्स यूज कर सकती हूँ? जहां तक हो सके राइट इन प्योर हिंदी, मतलब बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और एग्जाम में जब लिख रहे हो हिंदी का ऐसे, तुम्हें हिंदी का कोई वर्ड अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सोच लो उसको, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, दे मेक इट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस
ठीक है, जहां पे उनको हिंदी का याद आएगा, मान लो कोई कठिन सा शब्द है तो उनको कोई हिंदी का आ गया याद तो वो लिख देंगे, नहीं आया तो वो छोड़ देते हैं, वो इंग्लिश का यूज कर लेंगे सीधे सीधे। बहुत डिफिकल्ट कोई वर्ड है, बहुत क्लिष्ट भाषा हो रही है, वहां पे यू वांट टू यूज इंग्लिश वर्ड जो कॉमन यूसेज में है, जैसे पुलिस है, इसके लिए तुम यूज कर लो भाई, इट्स इंग्लिश वर्ड चलता है। बट अब तुम मिनिस्ट्री लिख दो वहां पे मंत्रालय की जगह, दैट इज नॉट ओके। ठीक है, जो कॉमन वर्ड है उनमें तो हिंदी का यूज करो, बट जो जनरल यूसेज में आ चुके हैं ऑलरेडी तो उसमें चलता है कि यू कैन यूज द इंग्लिश वर्ड, बट एज फार एज पॉसिबल यूज प्योर एंड अनअडल्टरेटेड हिंदी। वहां पे नहीं करना है ऐसे कि इंग्लिश का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, क्लियर है ओके। रानिका? क्लियर है क्या? तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर, इज इट क्लियर? ठीक है, और बताओ भाई, किसी का कोई पॉइंट, कोई क्वेरी? हाँ सौरभ पूछना। सर पॉइंट वही प्रतियोगिता दर्पण वाला था। मैं अगर वो रिसोर्स ग्रुप में पड़ी है तो मैं वो अभी पिन करूंगा मतलब वापस से, तो उसको एक बार आप रिडैक्ट करके। यार तुम्हें वॉइस कट हो गई, बताना। मैं यहाँ तक तो समझ गया कि प्रतियोगिता दर्पण वाला पॉइंट है, और आगे कुछ सर बोल वो रहे थे तुम। रिसोर्स ग्रुप में सितंबर और अक्टूबर वाली पड़ी हुई है, तो उसको मतलब आप एक बार अगर गो थ्रू करके रिडैक्ट करके भेज देते वापस से, क्योंकि उसमें सितंबर ने बहुत। किस मंथ तक की कर दी थी? आई थिंक सितंबर का तो कर दिया है मैंने, आई थिंक। सर वो जुलाई और अगस्त तक के करंट अफेयर्स थे उसमें। ओके ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके फाइन, मतलब मैं अगले 2-3 दिन में कर दूंगा इस काम को, जहां तक का लेटेस्ट आ गया होगा वहां तक का मैं कर दूंगा उसको। ठीक है। ठीक है। भाई आई वॉन्ट यू पीपल टू आस्क फॉर इट ना। अब ऐसा थोड़ी कि मैंने बस अपना धर्म बना लिया है कि मुझे अपलोड करते जाना है, अब मैं अपलोड करते जा रहा हूँ और कोई उसको रिफर नहीं कर रहा है, नो वन इज आस्किंग फॉर इट। इतने सारे लोग हैं, नो वन हैज पॉइंटेड इट आउट अभी तक, तो भाई वाई विल आई डू इट? ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ भाई, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि जो मैं बता रहा हूँ दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तुम कोई भी एक सोर्स अगर छोड़ोगे तो योर सिलेक्शन इज इन जियोपार्डी, भाई बहुत दिक्कत होगी। उसका रीजन क्यों? लेट अस सी यू स्किप विजन आईएएस मैगजीन, बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे। ऐसे राइटिंग करंट अफेयर्स की कर ही नहीं पाओगे, पेपर वन के क्वेश्चंस बहुत सारे तुम्हारे छूट जाएंगे तो तुम नहीं कर पाओगे। तुमने अगर प्रतियोगिता दर्पण छोड़ दी तो ऐसे क्वेश्चंस जो केवल सीपीएफ एसी में पूछे जाते हैं, रिवॉर्ड्स को लेकर, बुक्स के लेकर, इन सब उन सब को, डिफेंस एक्सरसाइजेस को लेकर, वो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर वन में। और लेटेस्ट से फिर एनसीईआरटी की तो इट इज वेल नोन कि जो छोड़ता है उसका तो सिलेक्शन ही उसको छोड़ देता है। तो सच बता रहा हूँ भाई, कोई एक सोर्स स्किप मत करो, यू हैव सफिशिएंट टाइम। और जिसको ऐसे लगता है कि ये पढ़ने की बहुत कि भाई जो पढ़ेगा उसी का होगा, ठीक है, तो ये रखना अपने दिमाग में। और किसी को कोई क्वेरी तो पूछ लो यार। तो आई एम गेसिंग कि अब नहीं है, तो विल फिनिश आवर वीसी टुडे हियर। और नेक्स्ट वीक में व्हाट विल डू इज कि नंबर 1 जो पूरे वीक के ऐसे के टॉपिक्स होंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज हमारा दिसंबर का मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड वी हैव टू स्टार्ट विद न्यू सब्जेक्ट्स, तो उनका अप्रोच हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीसी में। मीनवाइल जो अभी एक वीक है, एज फार एज पॉसिबल जिनका भी इकोनॉमी या पॉलिटी पेंडिंग है, भाई उसको खत्म कर लो, बिकॉज वर्कलोड बढ़ता ही जाएगा यहाँ से। तो अभी भी टाइम है थोड़ा सा, जैसे सौरभ बोला था 2-3 दिन में हो जाएगा, किसी को लगता है हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, भाई कर लो उसके पीछे पड़ के। ठीक है, हाँ नहीं पूछना। सर इकोनॉमिक्स नहीं हो पाया सर, पॉलिटी कर लूंगा सर, इकोनॉमिक्स की क्लासेस बाकी हैं काफी सर, वो काफी लंबी लंबी ठीक है है, सर। तो जितना हो, देखो अगर किसी का मृणाल का क्लासेस बाकी है, जस्ट वॉच 1 क्लास एट अ टाइम। ऐसा मत करना कि भाई जॉम्बी मोड में चले गए, ईयरफोन कान में लगा हुआ, बिस्तर में लेट गए कि नहीं हम तो क्लासेस पे क्लासेस खत्म किए जा रहे हैं, सो भी गए कान में लगा के, 4 क्लास निपटा दी। ऐसे काम मत करना, ठीक है। यू शुड बी ना रिसेप्टिव मोड, जो सुनो जो पढ़ो वो समझ में आना चाहिए। एंड मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि डू नॉट जस्ट मेक इट अ मतलब अ डेली कोर काइंड ऑफ थिंग कि भाई मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूँ। जितने घंटे तुम लोग पढ़ रहे हो, इट शुड बी विद रिटेंशन, इट शुड बी विद फोकस, मतलब रिसेप्टिव होना चाहिए ना कि जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है। सम पोर्शंस आर डिफिकल्ट, जो समझने मुश्किल है, स्पेंड मोर टाइम विद देम, आराम से पढ़ो उन चीजों को, ठीक है। दीपक पूछना। सर वो ऐसे लिख रहे थे सर, तो कुछ ऐसा सेंटेंस थोड़ा बनाने में सर टाइम लग रहा था सर। हाँ तो इसीलिए तो कल से ऐसे रेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं भाई, यही रीजन ही है ऐसे रेटिंग प्रैक्टिस का, ठीक है। तो सुधर जाएगा वो टाइम के साथ, उसकी चिंता मत करो।
और किसी को कोई क्वेरी है या डाउट है? नहीं है तो फिनिश करते हैं। तो वंस अगेन भाई हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आफ्टर मतलब 2024 2025 शुड बी सक्सेसफुल। जो भी इस साल करो सब में सक्सेसफुल रहो। एंड सबसे ज्यादा तो बस इसी पे फोकस रखना कि जो तुम्हारा गोल है नंबर 1 हमेशा उसको दिमाग में रखो। कितना भी डिमोटिवेटेड रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहो, अगर तुम लोग डेली हार्डवर्क कर पा रहे हो तो सक्सेस इज नॉट वेरी फार। ठीक है, कम ही टाइम बचा एग्जाम के लिए। तो टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके, बाय। थैंक यू एंड आई विल सर। अपलोड द टॉपिक। हैप्पी न्यू ईयर सर। बाय। हैप्पी न्यू ईयर सभी को।